सकते हैं। तो देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एक चीज याद रखना, अगर साइज छोटा होगा ना तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मोटा मोटा याद रखो। और साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होती है, यानी साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन आप कम एनर्जी पे निकाल सकते हो, और अगर साइज छोटा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं छोटा साइज अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। चलो अब हम इसी में आगे चलते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, द आयनाइजेशन एंथैल्पी is expressed in units of किलोजूल पर मोल। यानी आयनाइजेशन एनर्जी की कोई यूनिट पूछे तो यूनिट क्या है? किलोजूल्स पर मोल। किलोजूल्स पर मोल। ओके। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट की फॉर्म में लिख लीजिए। नोट मीन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखवाया हमने नोट की फॉर्म में? नोट की फॉर्म में हम ये बता रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी की यूनिट किलोजूल पर मोल है, और इसमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। तो कहीं पे अगर एनर्जी देनी पड़े ना तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव, यू आर गिविंग एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। देखो जरा ध्यान से देखो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको हटाना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी मुझे देनी पड़ी। तो जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो ना तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, यानी एनर्जी देना मतलब पॉजिटिव। एनर्जी लॉस हो रही है नेगेटिव, इस चीज का याद रखना। तो जस्ट कीप इन माइंड, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिक्वायर्ड वर्ड आ गया, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूंगा एनर्जी इज मोर पॉजिटिव, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब इसका मतलब क्या है कहने का? तो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ नोट की फॉर्म में, कि इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव मतलब वेरी लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज एनर्जी। इफ आई से आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव का मतलब लेस एनर्जी, वेरी लार्ज एनर्जी नहीं, इसका मतलब है लेस एनर्जी। लेस मतलब कम पॉजिटिव तो लेस एनर्जी, यानी मुझे कम एनर्जी देनी पड़ी। मतलब ये है कि मान लो ये एक पत्थर है, इस पत्थर को मैं धक्का लगा रहा हूं तो ये हट नहीं रहा, यानी मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए इसको हटाने के लिए। अच्छा, मैंने हल्का सा धक्का मारा, ये हट गया, यानी लेस पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे समझ लो। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो बोलेंगे मोर पॉजिटिव। कम एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बोलेंगे लेस पॉजिटिव। लेस पॉजिटिव मतलब लेस एनर्जी। तो ये चीजें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। अब देखो अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक है यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। यस प्रभजोत, क्या लगता है? हियर वी आर राइटिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या लग रहा है इसका क्या मतलब होना चाहिए? फर्स्ट कब करी गई थी? तो जी देखो, फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को ना हम IE1 कहते हैं, IE1। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसको अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर है? अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को IE1 कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, तो IE2 का मतलब क्या है? क्या मतलब है बेटा, बोलो जसलीन जल्दी। IE2 का क्या मतलब हुआ फिर? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन। यस, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी। इसी तरह से इफ आई से आयनाइजेशन एनर्जी 3, सो इसका क्या मतलब है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव रिमूव थर्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। चलो ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड यूज होंगे आगे चल के। अच्छा, एक और चीज हम रिकॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए p ऑर्बिटल है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है समझना जरा, p ऑर्बिटल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, एक एक इलेक्ट्रॉन डलेगा, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन डलेगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, बताओ कौन सी कैटेगरी में आ गया, half filled. हाफ Half फिल्ड। filled. और आपको पता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, याद रखना, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल, हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये मैंने एक बार दोबारा बताया क्योंकि ये कंसेप्ट हमें यूज होता है। तो P3 हाफ फिल्ड है, D5 हाफ फिल्ड है, ठीक है। और फुली फिल्ड तो आपको पता ही है, 6 हो और D में 10 हो, वो फुली फिल्ड में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका साथ साथ में नोट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, सो सी दैट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जसलीन पढ़ो और मुझे मतलब बताओ, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। That the ionization enthalpy of required to remove the first electron of nitrogen is high. And why? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो निकालने के लिए मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी। अब देखो बैकबोन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज योर बैकबोन, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। लो जी, अब कुछ समझ में आ गया, देखो जरा ध्यान से, ये देखो P3 या D5 हो जाए, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे रुको, मैं D भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पे एक और स्टार डालते हैं, और D5 मतलब फुली फिल्ड और हाफली फिल्ड आप याद रखना। तो D5 का मतलब D में 5 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, सेम कंसेप्ट। तो बस आ गया आंसर। तो हम बताएंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट, है ना, इन नाइट्रोजन एटम, in nitrogen atom, p orbital is half filled, is halfly filled, and is extra stable, half filled and is extra stable, hence ionization enthalpy is very high, hence its first ionization enthalpy is high। लो जी, मिल गया हमें क्वेश्चन का जवाब, और ये है तरीका लिखने का। तो देखो पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है, तो या तो साइज छोटा होगा तो ज्यादा होगी, या फिर उस वो हाफली फिल्ड या फुली फिल्ड का कंसेप्ट होगा, या तो पूरा फिल होगा या हाफ फिल्ड होगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, और यहां से हमने दिखा दिया इन नाइट्रोजन एटम p ऑर्बिटल, लास्ट वाला जो p ऑर्बिटल है, लास्ट शेल, क्योंकि लास्ट की बात होती है, लास्ट शेल का जो p ऑर्बिटल है इज हाफली फिल्ड एंड इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ये हमें पता है, हाफली फिल्ड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल, हेंस एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई चीज स्टेबल हो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती, अनस्टेबल नहीं होएगी, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होएगी फर्स्ट वाली। चलिए नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं एक नोट बताता हूँ, नोट को आप याद रखना, आयनेशन एंथैल्पी का ना, मैं अभी और डिस्कशन भी हमारी चली रही है। देखो जी, एक नोट की फॉर्म में मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट, अगर साइज छोटा है, इफ साइज ऑफ एटम इज स्मॉल, अगर साइज छोटा होगा ना तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। एक तो केस ये है। दूसरा केस है, इफ साइज ऑफ एटम इज बिगर, तो बिग होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। देखो साइज बड़ा तो अट्रैक्शन कम, ऑब्वियस सी बात है। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर टीचर को पता होगा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, बट अगर एक क्लास में 100 बच्चे होंगे तो साइज बड़ा हो गया, तो लास्ट वाले बच्चे क्या कर रहे हैं टीचर को पता ही नहीं चलेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी लो हो गई, लो मतलब लेस पॉजिटिव, और हाई मतलब क्या मतलब होगा हाई का,
बोलो, More मोर positive. पॉजिटिव। और एक सी केस है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, energy. ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल। लो जी, अब यही कंसेप्ट आपने हर जगह लगा लेना है जो आपको समझाया गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। क्वेश्चन आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। मतलब ग्रुप और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा, तो ये मैं बता आया हूं कि ग्रुप और पीरियड में साइज का फर्क पड़ेगा। तो टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड इन पीरियड। सो देखो, ये रहा ग्रुप, ये रहा पीरियड। तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज बड़ा। देखो, पहले साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होएगी। जैसे मैंने आपको बताया क्लासरूम छोटी है, मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर को पूरे हर बच्चे का पता होगा। बट अगर एक क्लास में 100 बच्चे हो गए, मतलब क्लास बड़ी हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन पहुंचेगी ना, कम पहुंचेगी। तो अट्रैक्शन कम पहुंचने से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पे निकल जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, कम एनर्जी पे निकल जाएगा। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, along the period ionization energy increases due to decrease in size। तो इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायग्राम ही ऐसी बनाई है कि आपको समझ में आ जाए कि पीरियड में साइज छोटा होता है। तो देखो मैंने ऐसे डायग्राम बना के रखी है। तो पीरियड में बड़ा, बड़े से इधर जाओगे छोटा हो रहा है साइज। ग्रुप में छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ा तो एनर्जी कम लगी, यानी डिक्रीज, यानी लेस पॉजिटिव नीचे जाते हुए। यहाँ पे मोर पॉजिटिव, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से वेरिएशन है। तो ग्रुप में डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, पीरियड में इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज इन साइज था, यहाँ पे डिक्रीज इन साइज लॉजिक है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सही, इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन। मैंने यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सोडियम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ के देखिए और मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, मैंने आंसर नहीं लिखा, आंसर आपका होमवर्क है, खुद लिखना है। क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ सोडियम इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। देखो क्वेश्चन देखो, अभी हम सोडियम का पढ़ के भी आ रहे हैं कि सोडियम का सेकंड ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन हमने थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड कर दिया। इन केस ऑफ सोडियम इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। अब आप देख लो, आपके सामने आंसर है, सारा आपके सामने है, देख लो ध्यान से। लॉजिक खुद लिख के मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। तो क्वेश्चन लिख लो, मैं आंसर आज डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने हिंट दे रखा है यहाँ पे। वही हाफली फील्ड और फुली फील्ड, और थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पे एस ऑर्बिटल का आ जाएगा, हाफली फील्ड और फुली फील्ड का कंसेप्ट। तो उसके बेस पे आपका ये आंसर आ जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैग्नीशियम का पहला, ये मैग्नीशियम का पहला, और सोडियम का पहला कर दिया मैंने हाईलाइट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड हाफली से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे हाफ और कंप्लीट एक साथ में आ जाए ना, तो उन दोनों का कंपैरिजन हो जाए, तो कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफली फील्ड से। सो बस अब इसका लॉजिक आप अपने आप लिख लेना, अब आपके सामने ही है ये सारा लॉजिक। सो कीप इन माइंड, नोट कर लीजिए, और मुझे अगली क्लास में इसका आंसर बताना, या मुझे शाम को फोटो भेज देना आंसर लिख के। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर में एक फैक्टर तो मैंने बता ही दिया, साइज वाला, कि अगर साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। साइज बड़ा तो कम एनर्जी में निकल जाएगा, है ना। साइज ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है हमें? लो जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी रिकॉल करवाते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। पहले इसको हम रिकॉल करवाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एटम का सेंटर है, और ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, इसी तरह से एक शेल और बना लेते हैं, चौथा शेल। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका काम है अट्रैक्ट करना,
तो वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से दूर वाले भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से दूर वाले भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से दूर वाले भी अट्रैक्ट करेगा। अब होता क्या है कि जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को यहीं पे रोक देंगे, यानी पीछे तक अट्रैक्शन कम जाएगी। ये फर्दर रोकेगा तो पीछे तक हो सकता है और कम जाए अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन कम जाए, यानी पीछे तक हो सकता है अट्रैक्शन जाते जाते वीक हो जाए, यहां तक अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप द न्यूक्लियर चार्ज टू रीच लास्ट शेल। मतलब क्या कहने का, मान लीजिए टीचर है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाएगा कुछ भी, तो जो मेरी आवाज है वो पहले बेंच तक, दूसरे बेंच तक, तीसरे बेंच तक और चौथे बेंच तक जो जाएगी, सेम जाएगी या कम ज्यादा हो जाएगी? लास्ट बेंच तक तो बहुत लेस आवाज जाएगी ना। तो वही है, क्यों? क्योंकि जो आगे बैठे हुए बच्चे हैं इनसे मेरी आवाज रुक जाएगी। तो ऐसा ही एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को स्टॉप कर लेते हैं, जिससे अट्रैक्शन वीक हो जाती है, लास्ट शेल तक नहीं पहुंचती, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका भी डिपेंड करता है कि अगर एटम बड़ा तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण उसका जो अट्रैक्शन है लास्ट शेल तक नहीं पहुंचेगा, तो इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट में काउंट कर लेते हैं। तो देखो अभी साइज ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर मतलब पॉजिटिव होगा तो साइज छोटा ना, तो साइज छोटा तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा। साइज ऑफ द एटम, तो एक तो हो गया पॉजिटिव के कारण छोटा, और एक वैसे ही छोटा, मान लो छोटे एटम है तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी अगर एटम छोटा होगा, बट अगर एटम बड़ा हो गया यानी इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से तो कम। सो एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस the attraction of positive nucleus of negative electron decreases and less energy is required, मतलब साइज बड़े की बात हो गई। स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी बताया मैंने कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वीक है, मतलब बॉन्ड वीक है यहाँ पे, तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज स्क्रीन फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बाय रिपेलिंग द इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को नहीं आने देंगे लास्ट तक। As shielding increases, the attraction of positive nucleus for the negative electron decreases and less energy is required to remove electron। तो ये वर्डिंग थोड़ी मुश्किल है, सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा दिया कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक लेंगे, तो लास्ट शेल तक अट्रैक्शन वीक पहुंचेगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये जैसे इसमें लिखने वाला बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, जस्ट एक स्क्रीनशॉट। ओके जी, अब जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका सिंबल लिखा हुआ है वहां पे, मैं भी एक बार लिख देता हूं दोबारा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल या तो डेल्टा EGH, और शॉर्ट में ऐसे लिखो डेल्टा HEG। EG का मतलब है गेन एंथैल्पी, ये सबस्क्रिप्ट है, नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में ऐसा है ना, चाहे E डेल्टा के साथ में EG लिख दो, चाहे H के नीचे लिख दो, एक ही बात है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए जरा ध्यान से समझना। ये डायग्राम बनी हुई है, देखो यही डायग्राम में देखो, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं ऐसे सर्कल कर दूं, तो सर्कल करने की भी जरूरत नहीं है, ये एटम है एक, और ये एटम का न्यूक्लियस है, और ये मान लेते हैं हमारा लास्ट शेल है। या इस डायग्राम में कंफ्यूजन होती है तो एक अलग से बना देते हैं डायग्राम। जैसे ये मान लीजिए ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा पहला शेल, और ये हमारा दूसरा शेल। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। देखो आयनाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इसमें मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ऐड कर दूं, मतलब गेन करवा दूं। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, ऐड मतलब गेन करवा दूं। तो जब ये गेन होगा ना, तो एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और लॉस भी हो सकती है। तो ये जो एनर्जी देनी या लॉस होगी गेन करने में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब मैं एक कंडीशन ले लेता हूं कि ये मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी लॉस हो गई, या एनर्जी देनी भी पड़ सकती है, एनर्जी लॉस। जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही ट्रिकी डेफिनेशन है। एनर्जी लॉस हो गई, लॉस को नेगेटिव कहते हैं, लॉस मतलब नेगेटिव। अगर ज्यादा लॉस हुई तो मतलब ज्यादा एनर्जी बनी, कम लॉस हुई तो कम एनर्जी बनी, मतलब मोर नेगेटिव मोर एनर्जी लॉस्ट।
तो ये जरा ध्यान से समझना मैंने क्या बताया है, फिर से समझाता हूँ। आयनाइजेशन में हमने पढ़ा कि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हैं। तो जब हम लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ऐड होने के टाइम पे एनर्जी लॉस करेगा। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है ना, या देनी भी पड़ सकती है, मतलब मैं लॉस की फॉर्म में समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देनी भी पड़ सकती है, भी समझाऊंगा आगे। तो उसको हम कहते हैं गेन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन देखिए, when an electron is added to the neutral gaseous atom X, मतलब कोई भी एटम X Y Z कोई भी एटम हो सकता है, to convert it into negative ion, क्योंकि जब भी किसी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। द एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है या तो एनर्जी लॉस होगी या देनी पड़ेगी, ठीक है, या तो एनर्जी लॉस होगी या देनी पड़ेगी। Accompanying the process is defined as electron gain enthalpy or affinity, और सिंपल टर्म्स में क्या मतलब है, it is the energy change in energy, it is a change in energy when an electron is added to the last shell of an isolated gaseous atom। क्या करते हैं, इस डायग्राम को हम हटा देते हैं, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम ज्यादा क्लियर है, आपको समझ में भी आएगी, और इसकी हम साथ में थ्योरी भी लिख देते हैं टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड। चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। होप सो। लो अब आगे ये वाला, फॉर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है क्योंकि वो लॉस करेगा एनर्जी। मेटल गेन नहीं करता तो देनी पड़ेगी। नोबल गैसेस का हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि नोबल गैस ना तो गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, आप गेन कराना चाहते हो तो पॉजिटिव आएगा। तो ये याद रखना है, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, अब आगे है, इट प्रोवाइड्स मेजर ऑफ ईज विद विच एन एटम ऐड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक्स एटम है, उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक और दे दिया तो -2 आएगा। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एटम कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, और एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक। मतलब कि जो हमारे नॉन मेटल है ना, ये एनर्जी लॉस करेंगे यानी एक्सोथर्मिक, बाकियों में देना पड़ रहा है तो ये एंडोथर्मिक। तो ये बस वर्ड का खेल है, वर्ड आपको नोट करने हैं और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए इतना। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, और पिछला लेक्चर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इतना नोट करके अब मुझे डन बोलिए।